हेलो एवरीवन, आज हम लोग फैक्टर एनालिसिस डिस्कस करेंगे और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फैक्टर एनालिसिस से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें हम लोग क्विकली रिवाइज करेंगे इसके जितने भी टर्म्स हैं और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्जाम्स में आ सकती हैं उन सबको क्विकली रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर आपका कंस्ट्रक्ट होता है या डायमेंशन होता है। जैसे मान लीजिए आप ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट को स्टडी कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट है, तो इसमें आपने तीन डायमेंशंस लिए, डेडिकेशन और विगर और एब्सॉर्प्शन। तो ये आपका डायमेंशंस है और दिस इज योर फैक्टर। ये आपका फैक्टर 1 है, ये फैक्टर 2 है और ये आपका फैक्टर 3 है। जब आप इसको मेजर करते हैं, व्हेन यू हैव टू मेजर इट, व्हाट विल यू डू? You will have some variables, some statements to measure these factors. Variable 1, variable 2, variable 3, वेरिएबल। इसी तरह फैक्टर 2 में भी वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3 होगा। इसी तरह फैक्टर 3 में भी ये डायमेंशंस 3 भी हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर स्टडी कि कितने डायमेंशंस हैं आपकी स्टडी में, कितने फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर आपका जो भी डायमेंशन है आपकी स्टडी में, आपका जो टॉपिक है उससे रिलेटेड या जो आपका मेन थीम है उससे रिलेटेड जितने भी डायमेंशंस हैं, दोज आर फैक्टर्स। नाउ वी विल सी व्हाट इज फैक्टर लोडिंग। सो यू नो फैक्टर and you know variables. Okay? Variable 1, variable 2, variable 3. So when you see the relationship between factor and the variables, तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है दैट इज फैक्टर लोडिंग। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जब आप फैक्टर एनालिसिस यूज़ करते हैं अपनी इस एनालिसिस को अपने स्टडी में इंक्लूड करते हैं, तो यू हैव टू सी द कोरिलेशन। आपको कोरिलेशन ज़रूर देखना है कि ये वेरिएबल में और फैक्टर्स में क्या कोरिलेशन है। बिना कोरिलेशन के आप फैक्टर एनालिसिस नहीं अप्लाई कर सकते, नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो द फर्स्ट स्टेप एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप व्हेन यू यूज फैक्टर एनालिसिस इज कोरिलेशन। यू हैव टू डू कोरिलेशन, देन यू कैन डू फैक्टर एनालिसिस। तो फैक्टर और वेरिएबल्स के बीच में जो कोरिलेशन होता है, जो उनका रिलेशनशिप आता है, दैट इज योर फैक्टर लोडिंग। ठीक है, अब हम लोग कुछ टर्म्स देख लेते हैं। कॉमन वेरियांस, स्पेसिफिक वेरियांस, एरर वेरियांस एंड यूनिक वेरियांस। ये कुछ टर्म्स हैं जिन्हें हम लोग समझेंगे कि ये क्या होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप फैक्टर एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो आपको ये सारे टर्म्स पता होना चाहिए। मान लीजिए आप स्टडी कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। आई विल टेक दैट एग्जाम्पल अगेन। तो अगर आपने ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट लिया और इसके तीन फैक्टर्स हैं, डेडिकेशन, विगर एंड एब्सॉर्प्शन। तो यू हैव फ्यू वेरिएबल्स। ठीक है, इसमें आपके कुछ वेरिएबल्स भी हैं। तो ये जो वेरिएबल्स 1, वेरिएबल्स 2, वेरिएबल्स 3 हैं फॉर डेडिकेशन, दोज वेरिएबल्स विल मेजर डेडिकेशन। डेडिकेशन का फैक्टर का जो भी वेरिएबल्स जो उससे रिलेटेड है, जो मेजर करेगा, दैट इज योर कॉमन वेरियांस। मीन्स इफ यू हैव 3 और 5 वेरिएबल्स, इट डिपेंड्स ऑन योर स्टेटमेंट और डायमेंशंस और कितने वेरिएबल्स आपने लिए हैं उस डायमेंशन पे। तो जितने भी वेरिएबल्स हैं वो डेडिकेशन को मेजर कर रहे हैं, डेडिकेशन को मेजर कर रहे हैं। तो दिस इज कॉमन वेरियांस, मीन्स ऑल द 3 वेरिएबल्स विल मेजर डेडिकेशन, दैट इज योर कॉमन वेरियांस। ये सारे वेरिएबल्स इस डेडिकेशन को एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज कॉमन वेरियांस। बट अगर आप स्टडी करते हैं तो जैसे कि अगर आप फिजिकल वर्ल्ड की स्टडी करते हैं कि इंटेलिजेंस को टेस्ट नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए आप किसी की हाइट को टेस्ट कर रहे हैं, तो दैट वुड बी वेरी क्लियर कि 5.6 हाइट है या वेट को। बट हियर अगर आप कुछ स्टडी करते हैं इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी या जो भी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपने लिया है वही मेजर करे, कॉमन वेरियांस हो। वहाँ पर कुछ यूनिक वेरियांस भी हो सकते हैं कि आपने डेडिकेशन को मेजर किया वेरिएबल 1 से, ही एम्प्लॉय इज वेरी डेडिकेटेड टू हिज जॉब, ही इज वेरी रेगुलर टू हिज जॉब। ये डेडिकेशन है, ये कॉमन वेरियांस है, सब में ये डेडिकेशन के रिलेटेड होंगे ऑप्शंस। बट देर आर सम वेरिएबल्स, देर आर समथिंग दैट इज लेटेंट। जो लेटेंट है उसमें वही वेरियांस है। जो ये आपका डेडिकेशन का V1 है मान लीजिए, इसमें इतना पोर्शन इसका डेडिकेशन को मेजर कर रहा है, बट
यहाँ पे कुछ पोर्शंस ऐसे भी हैं जो कुछ और चीज़ें मेजर कर रहे हैं, डेडिकेशन के लिए बहुत यूनिक है। मान लीजिए कि उसके अंदर कुछ ऐसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो डेडिकेशन को मेजर कर रहे हैं, बट वो इस वेरिएबल में और इस वेरिएबल में नहीं है। वेरिएबल 1 आपका है, मान लीजिए रेगुलरिटी से, एम्प्लॉय इज वेरी रेगुलर टू हिज ऑर्गेनाइजेशन, और वेरिएबल 2 आपका है कि वो बहुत ऑनेस्ट है। वेरिएबल 3 आपका है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से अपना काम करता है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। बट अगर मान लीजिए आपने परफॉर्मेंस अच्छे से करता है, उसके साथ साथ कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज ही इज एक्सेलेंट, वो अपना काम, अपनी जॉब, अपना ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो एक्सेलेंट है ही, मीन्स ही इज डूइंग हिज जॉब वेरी वेल, अपना ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर चाहता है, बट ही इज डेडिकेटेड टू हिज एम्प्लॉयज ऑल्सो, वो अपने एम्प्लॉयज के बारे में भी सोचता है। दैट कैन बी अ स्पेसिफिक और यूनिक वेरिएंस। तो अगर कोई भी वेरिएबल होगा तो उसका कॉमन वेरिएंस होगा, मीन्स कि सारे वेरिएबल्स कुछ कॉमन चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे उस पर्टिकुलर फैक्टर के लिए, और फिर उसमें कुछ यूनिक वेरिएंस भी होंगे जो दूसरे वेरिएबल से अलग होंगे, दैट वुड बी डिफरेंट। यूनिक वेरिएंस दो तरह से होते हैं, एक स्पेसिफिक होता है और एक एरर वेरिएंस होता है। तो स्पेसिफिक वेरिएंस जिसको आप एक्सप्लेन कर सकें, जैसे कि अभी हम लोगों ने बात किया कि वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन या अपनी जॉब से रिलेटेड डेडिकेटेड नहीं है, वो एम्प्लॉयज से भी, वहाँ के जो उसके कोवर्कर्स हैं उनके साथ भी डेडिकेटेड है। दैट इज वेरी स्पेसिफिक वेरिएंस। फिर ये एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड, बट एरर वेरिएंस कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ अजम्पशंस जो फैक्टर एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर एनालिसिस मेनली जो यूज होती है वो बहुत लार्ज डेटा अगर आपके पास है तो उसको रिड्यूस करने के लिए, डेटा सेट को, आपका एफर्ट, आपका टाइम बचाने के लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को फैक्टर्स में इंक्लूड करते हैं और बहुत कम कर देते हैं। तो मेनली जो फैक्टर एनालिसिस होता है उसका मेन रीज़न जो होता है करने का, लार्ज डेटा सैंपल को बहुत छोटे, बहुत स्मॉल डेटा सेट में चेंज कर देता है। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जितने भी होती हैं हर वेरिएबल्स में सारे, उसको इंक्लूड करता है। तो इसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है सैम्पल साइज की, वो 300 से कम नहीं होना चाहिए। 300 एटलीस्ट होना ही चाहिए आपका सैम्पल साइज। और जो वेरिएबल्स हैं उनके जो ऑब्जर्वेशन है एटलीस्ट 5 to 10 होना चाहिए। और जो वेरिएबल्स आप मेजर कर रहे हैं, जो अभी हम लोगों ने बात किया था वेरिएबल्स की, तो उसमें हर फैक्टर में 3 वेरिएबल्स तो होने ही चाहिए, इससे कम में आपकी एनालिसिस सही नहीं होगी। आपका सैंपल हेट्रोजेनस होना चाहिए। वाई हेट्रोजेनस? क्योंकि आप जब फैक्टर एनालिसिस को यूज करते हैं तो इसमें वेरियांस देखते हैं, वेरियांस को स्टडी करते हैं। अभी आगे हम लोग जब मेथड्स देखेंगे तो उसमें देखेंगे वेरियांस स्टडी होता है और कम्युनैलिटी भी होता है स्टडी। किसी भी वेरिएबल में, किसी भी जो फैक्टर के वेरिएबल्स होते हैं उसमें वेरियांस होते हैं और कॉमन वेरिएंस भी होते हैं। तो व्हेन यू स्टडी, व्हेन यू डू फैक्टर एनालिसिस, तो यू स्टडी वेरिएंस। तो अगर आप होमोजेनस सैंपल लेंगे तो उसमें वेरिएंस नहीं होगा, फैक्टर लोडिंग नहीं होगी, इसलिए हेट्रोजेनस सैंपल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका जो कोरिलेशन होना चाहिए वो 0.30 से कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपका स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है देन ओनली यू विल गो विद फैक्टर एनालिसिस। कम कोरिलेशन होगा, मान लीजिए आपका बहुत वीक कोरिलेशन आया फैक्टर 1 में और वेरिएबल 1 में या 2 में, अगर कोरिलेशन ही नहीं है, ये इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा है, इससे रिलेटेड ही नहीं है, तो वाई विल यू डू फैक्टर एनालिसिस ऑन इट? अगर इनमें रिलेशनशिप ही नहीं है तो आपका कोरिलेशन भी होना चाहिए। फिर आपका इसमें लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए, एक स्ट्रेट रिलेशनशिप होना चाहिए। इसको इन दोनों में एक लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए, ना कि जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से होना चाहिए। इसमें आप स्ट्रेट रिलेशनशिप होता है, फैक्टर 1 और वेरिएबल 1 या वेरिएबल 2 स्ट्रेट रिलेशनशिप होना चाहिए कि इसके बढ़ने से इसके ऊपर इन्फ्लुएंस पड़ेगा और इस तरह से होगा। फिर इसमें मल्टी कोलिनियरिटी होना चाहिए, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3, ये सारे आपस में कोरिलेटेड हैं और ये सारे मिलकर एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके फैक्टर 1 को। सो मल्टी कोलिनियरिटी भी होना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फैक्टर एनालिसिस क्या होता है। टाइप्स ऑफ फैक्टर एनालिसिस दो तरह का होता है, एक्सप्लोरेटरी और कंफर्मेटरी।
व्हेन यू टेस्ट हाइपोथेसिस, जब आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, ऑलरेडी वेरिएबल्स में और फैक्टर्स में रिलेशनशिप डिस्कस हो चुके हैं, ऑलरेडी है वहाँ पे रिलेशनशिप, बट यू वांट टू सी, यू वांट टू टेस्ट इट अगेन, कंफर्म करना चाहते हैं, दैट वुड बी कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। इट इज मेनली यूज फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। एक्सप्लोरेटरी में आप क्या करते हैं, एक्सप्लोरेटरी में यू वांट टू, ये थ्योरी बिल्डिंग के लिए होता है, जब आप देखते हैं कि कोई भी फैक्टर में कितने वेरिएबल्स हैं, कितना एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको, यू वांट टू एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर एंड वेरिएबल्स। इसमें यू ट्राई टू इंक्लूड एज मेनी वेरिएबल्स एज पॉसिबल। आप इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स को इंक्लूड करते हैं बिकॉज योर मेन पर्पज इज टू एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल एंड फैक्टर्स। इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स इंक्लूड होते हैं। यहाँ पे आपकी हाइपोथेसिस पहले से बनी होती है, आप उसको टेस्ट करते हैं, रिलेशनशिप ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है कि फैक्टर में और वेरिएबल्स में क्या रिलेशनशिप है, तो उस दोनों के उसको आप कंफर्म करते हैं। अब ये आप इसको नोट्स आपको मिल जाएंगे आपके टेलीग्राम चैनल पर, उसमें आप ये नोट्स ले लीजिएगा और इसे पूरा रीड कर लीजिएगा। फिर हम लोग देख लेते हैं फैक्टर एक्सट्रैक्शन मेथड क्या क्या होते हैं। प्रिंसिपल कंपोनेंट मेथड होता है, इसमें मेनली होता है, ये कभी कभी ये भी कहा जाता है कि ये फैक्टर एनालिसिस इसमें नहीं है, क्योंकि ये फैक्टर की बात नहीं करता है, कंपोनेंट की बात करता है। इसमें कोरिलेशन मैट्रिक्स यूज होती है। कोरिलेशन मैट्रिक्स क्या होती है, मान लीजिए आपके पास कुछ वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हम लोग लेते हैं, इनका 1-to-1 कोरिलेशन यूज करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं 1-to-1 इसका रिलेशनशिप कोरिलेशन, फिर 1 का इससे, फिर इससे, इस तरह से, फिर V2 का V1 से, फिर V2 का V2 से, V3 का। तो ये कोरिलेशन मैट्रिक्स इसमें बनती है। इसमें डायगोनल आपका एक स्पेस बनता है, यूनिटी होती है जिसमें 1 होता है। अगर आप 1 का कोरिलेशन वेरिएबल 1 का वेरिएबल 1 से कोरिलेशन देखेंगे, दैट वुड बी 1। फिर वेरिएबल 2 का वेरिएबल 2 से देखेंगे, वो 100% कोरिलेट होगा, तो वो हो जाएगा आपका 1। तो इसमें डायगोनल आपका बनता है ग्राफ, आपका मैट्रिक्स में होता है, ये इसका मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको देखना है। फिर इसमें आइगन वैल्यू होती है। आइगन वैल्यू क्या होती है, ये आपको बताती है कि आपका कौन सा फैक्टर इंक्लूड होगा और कौन सा नहीं होगा। मान लीजिए आपने फैक्टर 1 के जितने भी लोडिंग्स हैं उनको कैलकुलेट किया, फिर उसका जो वैल्यू होती है वो 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, दैट शुड बी +1। अगर 1 से ज़्यादा है तो दैट फैक्टर वुड बी इंक्लूडेड इन योर स्टडी। ठीक है, तो ये आइगन वैल्यू के बेस पे भी होता है। कंपोनेंट फैक्टर्स रियल फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि आपके जो कोरिलेशन मैट्रिक्स होती है उनमें से आप उसको डायरेक्टली इंक्लूड करते हैं वेरिएबल्स के कोरिलेशन को देखकर। तो यहाँ पर जो फैक्टर्स होते हैं वो रियल होते हैं, ये कंपोनेंट्स जो होते हैं वो रियल होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा, कॉमन फैक्टर एनालिसिस। कॉमन फैक्टर एनालिसिस, एक चीज और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, जो कंपोनेंट फैक्टर एनालिसिस होती है ये वेरियांस की स्टडी करता है, वेरियांस पे फोकस करता है। अकॉर्डिंग टू दिस कंपोनेंट फैक्टर एनालिसिस और कंपोनेंट एनालिसिस, प्रिंसिपल कंपोनेंट फैक्टर एनालिसिस, इसमें आपका जो वेरिएबल होता है ये पूरा कंप्लीट वेरियांस होता है। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये जो आपका वेरिएबल 1 है, दिस इज कंप्लीट वेरियांस। इसमें कॉमन नहीं होता है, यूनिक होता है, ये 1-to-1 यूनिक वेरियांस की बात होती है। बट कॉमन फैक्टर एनालिसिस में क्या होता है, इसमें कॉमन फैक्टर्स की बात करते हैं। इसमें अगर आपका ये वेरिएबल है तो ये कॉमन फैक्टर है, इसकी बात करते हैं कि जितने भी वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3, ये ऑल टुगेदर कॉमन कितना एक डायमेंशन, एक फैक्टर 1 को एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए 70% कर रहे हैं एक्सप्लेन, इट मीन्स कि ऑल दीज 3 वेरिएबल्स आर एक्सप्लेनिंग फैक्टर 1 70%। ठीक है, 70%, तो ये कॉमन की बात करता है। और ये जो आपका कंपोनेंट एनालिसिस थी, दैट डिपेंड्स ऑन वेरिएंस। अब इसमें मेन आपका है, इसमें जो कॉमन होते हैं वो कॉमन और यूनिक नहीं होते हैं और सेपरेट नहीं होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में, वो यूनिक होते हैं वेरिएंस और सेपरेट होते हैं, बट कॉमन में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, या आप कह सकते हैं जितने भी वेरिएबल्स होते हैं सारे एक दूसरे से एक दूसरे में कॉमन होते हैं। और इसमें जो कम्युनैलिटी होती है वो 1 से कम होनी चाहिए, दैट इज लेस देन 1।
कंपोनेंट कंपोनेंट एनालिसिस में हमने क्या देखा था, इसमें +1 होना चाहिए या 1 होना चाहिए, तो ये दोनों में डिफरेंस है दोनों। लेकिन जब आप फैक्टर एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो ये डायमेंशनैलिटी को रिड्यूस करने की बात करता है। इसमें मेनली फैक्टर एनालिसिस का जो मेन पर्पस होता है वो डेटा सेट को रिड्यूस करने का होता है। चाहे आप कोई सा भी मेथड ले लीजिए, बस तरीके अलग हो सकते हैं, बट उनका मेन पर्पस यही होता है कि हमारा जो डेटा सेट है वो कम हो जाए और एक बिल्कुल मीनिंगफुल हो, उसमें जितनी सारी जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं बार बार वो हटकर एक पर्टिकुलर फैक्टर में, पर्टिकुलर डेटा सेट में आपके सामने आए। फिर मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड क्या होता है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड में भी कम्युनैलिटीज होती हैं। इसमें जो मेन डिफरेंस होता है, इसमें आप गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट देखते हैं, काई स्क्वायर की तरह देखते हैं, उसके बेसिस पे आप सिग्निफिकेंस देखते हैं और लाइक्लीहुड देखते हैं कि आपका जो पॉपुलेशन है उसमें क्या लाइक्लीहुड है सैंपल के, इस तरह से देखते हैं। फिर प्रिंसिपल एक्सेस फैक्टर मेथड क्या होता है, ये मेनली लेटेंट वेरिएबल की बात करता है, इसका जो फोकस होता है वो लेटेंट वेरिएबल पर होता है। और जो ओरिजिनल कोरिलेशन मैट्रिक्स होती है और उनका स्क्वायर्ड होता है, उसके बाद आप उसमें जो वैल्यूज होती हैं उनको डायगोनल में आप उसमें फीड करते हैं, उसके बेसिस पे आपका ये मेथड के थ्रू आपके फैक्टर्स एक्सट्रैक्ट होते हैं। ये डिफरेंस है बिटवीन प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस और आपका एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस और कॉमन फैक्टर एनालिसिस। तो इसको देख लीजिए, तीनों का जो मेन पर्पस है वो यही है कि सब में आइटम्स को रिड्यूस करना होता है। फिर ये डिस्क्रिप्टिव होता है नेचर में, इसमें मॉडलिंग होता है, आप मॉडल्स में करते हैं, जैसे फैक्टर 1 है, 1 2 3 वेरिएबल्स है। फिर अगर आपने हायर ऑर्डर किया तो फर्स्ट लेवल आपका उसमें एनालिसिस हुई, उसके बाद सेकेंड लेवल एनालिसिस हुई, तो इस तरह से एक मॉडलिंग टेक्निक होती है। ये भी एक्सप्लोरेटरी नेचर है, ये भी एक्सप्लोरेटरी नेचर है, बट आपका जो कॉमन फैक्टर एनालिसिस है दैट इज योर कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। फिर इसमें एनालिसिस ऑफ वेरियांस की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में वेरियांस पर फोकस करते हैं, बट हियर आप कॉमन कोवेरियांस की बात करते हैं। कोवेरियांस मतलब वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3, इनके बीच में आपस में वेरियांस आप देखते हैं। इन तीनों में कम्युनैलिटी जो हम लोग बात कर रहे थे, कम्युनैलिटी की जो बात करते हैं उसमें कोवेरियांस देखते हैं। फिर इसमें जो है मेजरमेंट एरर के लिए बहुत अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन ये दोनों टेक्निक आपकी एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस और कॉमन फैक्टर एनालिसिस ये अप्रोप्रिएट है लेटेंट कंस्ट्रक्ट के लिए। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन होता है रिलेशनशिप में, फैक्टर्स और वेरिएबल्स में जो कॉम्बिनेशन होता है वो लीनियर होता है। अब हम लोग रोटेशन देख लेते हैं। रोटेशन दो तरह का होता है, ऑर्थोगोनल और ऑब्लिक। जब आप दो फैक्टर्स एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं, फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, ये आपस में कोरिलेटेड हैं, इनके बीच में कोरिलेशन है, दैट वुड बी योर ऑब्लिक रोटेशन। ऑब्लिक रोटेशन कैसे होगा कि आपने वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3 इनको रोटेट किया, ऐसे ऐसे रोटेशन किया, ऐसे ऐसे, तो दिस वुड बी योर ऑब्लिक रोटेशन, जब आप फैक्टर्स आपके कोरिलेटेड होंगे। बट जब ये फैक्टर्स एक दूसरे से कोरिलेटेड नहीं होंगे तो ये हो जाएगा आपका ऑर्थोगोनल कोरिलेशन। ऑर्थोगोनल कोरिलेशन जैसे मान लीजिए आप इंटेलिजेंस को स्टडी कर रहे हैं, तो वर्बल, न्यूमेरिकल, ये सारे फैक्टर्स कोरिलेटेड हैं एक दूसरे से, तो दैट वुड बी योर ऑब्लिक कोरिलेशन। यहाँ पे अगर आप रोटेशन यूज करेंगे, रोटेशन करेंगे तो ऑब्लिक कोरिलेशन करेंगे। लेकिन अगर आपके कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं इंटेलिजेंस में, मान लीजिए वर्बल, न्यूमेरिकल के अलावा अगर आप लैंग्वेज देख लें, लैंग्वेज आपका वर्बल से कोरिलेटेड है। तो अगर आप ऐसा कोई फैक्टर ले लें जो आपका रिलेटेड नहीं हो, या अगर ज़्यादातर लैंग्वेज से रिलेटेड है, न्यूमेरिक्स ले लिया आपने, मान लीजिए आपने एक इंटेलिजेंस का म्यूजिक ले लिया एक फैक्टर जो आपका लैंग्वेज से या वर्बल से कोरिलेटेड नहीं है, तो ये फैक्टर्स आपस में रिलेटेड नहीं है, अनकोरिलेटेड है, तो आप कौन सा रोटेशन यूज करेंगे, ऑर्थोगोनल।
फिर इसके कुछ टाइप्स हैं। वेरी, ये आप बस याद रखिएगा कि ऑर्थोगोनल में वेरीमैक्स, क्वाड्रीमैक्स और इक्विमैक्स आते हैं। वेरीमैक्स वी से वेरी से याद करिएगा कि ये वेरिएबल को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज किया जाता है। क्वाड्रीमैक्स आपका फैक्टर्स को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है और ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है इक्वामैक्स। फिर ऑब्लिक में अगर आप देखें तो आपका जो ऑब्लिमिन होता है वो जो स्ट्रक्चर्स आपके हैं उसको सिंप्लीफाई करता है, मैथमेटिकल्स जो भी इनपुट होते हैं उसको सिंप्लीफाई करता है। प्रोमैक्स जब आपके पास लार्ज डेटा सेट होता है उसका, क्योंकि ये बहुत स्पीड में आपका टाइम सेव करता है, इसलिए जब आपके पास लार्ज डेटा सेट हो और फैक्टर्स आपके कोरिलेटेड हो तो प्रोमैक्स रोटेशन यूज करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि दोनों में जो रोटेशन होता है वो किस तरह से होता है। ऑर्थोगोनल रोटेशन में आप देखेंगे कि जो फैक्टर्स हैं क्योंकि कोरिलेटेड नहीं है तो उनका जो रोटेशन होगा इस तरह से होगा। एक चीज और इम्पॉर्टेंट है, उसमें आपके फैक्टर, दोनों फैक्टर्स के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, बट ऑब्लिक में ऐसा नहीं है, 90 से ज्यादा भी हो सकता है, 90 से कम भी हो सकता है। अब देख लेते हैं जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, कितने हमें फैक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं। इन सारे मेथड्स को यूज करने के बाद डिपेंड्स ऑन योर स्टडी कि आपने कौन सा मेथड यूज किया है, उसमें फिर नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे रिटेन करना है, कितना करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप आइगन वैल्यू और स्क्री टेस्ट से कर सकते हैं। स्क्री टेस्ट क्या होता है, स्क्री प्लॉट क्या होता है, आपका यहाँ पर फैक्टर्स होते हैं और यहाँ पर उनकी आइगन वैल्यू होती है, आइगन वैल्यू होती है। तो जिनका आइगन वैल्यू 1 से ज्यादा होता है वो फैक्टर्स आपके आपके उसमें फाइनल इंक्लूड हो जाते हैं और जिनका 1 से बिलो होता है वो इंक्लूड नहीं होते हैं। तो इस तरह से आप एक स्क्रीन प्लॉट बनाते हैं और उसके बेसिस पे आप देखते हैं कि कौन से फैक्टर इंक्लूड होंगे, उससे डिसाइड होगा कि कितने फैक्टर्स इंक्लूड हो जाएंगे। और केसर का क्राइटेरिया रूल ऑफ थंब कहलाया जाता है और इसमें भी आइगन वैल्यू यही देखते हैं कि जितने भी हैं उनकी आइगन वैल्यू +1 होना चाहिए। अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं। यूजीसी के एग्जाम में एक चीज और इम्पोर्टेंट है, यूजीसी में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो थ्योरेटिकल ही होते हैं, कंप्यूटेशन वाला नहीं होता है। क्योंकि आप जब डेटा को अपने सॉफ्टवेयर में एसपीएसएस में या जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसमें जब आप फीड करेंगे तो वो आपको एनालाइज करके आपको दे देगा, उसमें कंप्यूटेशन में नहीं जाना है। बस आपको मेथड कौन सा यूज करना है, आपको कौन सा रोटेशन यूज करना है, क्या उसका एक्सप्लेनेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बेसिस पे आप अपने डेटा को कंप्यूटर में फीड करेंगे, कौन सी एनालिसिस लगाना है, ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी। तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। दिस इज रिलेटेड टू नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें आपको देखना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। दोनों फैक्टर एक्सट्रैक्शन मेथड, अभी हम लोगों ने बात किया फैक्टर एक्सट्रैक्शन मेथड की। तो प्रिंसिपल एक्सेस ये सही है, इससे मैच्ड है। प्रिंसिपल एक्सेस एक इसका मेथड है फैक्टर एक्सट्रैक्शन मेथड का। अगर आपको याद हो तो ये लेटेंट वेरिएबल पर फोकस करता है। फैक्टर रोटेशन मेथड प्रोमैक्स है, ये भी आपको याद होगा, अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया। ऑब्लिक रोटेशन के अंदर आता है प्रोमैक्स। फिर अब हम लोग देखते हैं इंटर फैक्टर कोरिलेशन। जो फैक्टर्स हैं फैक्टर 1 फैक्टर 2 इनके बीच का कोरिलेशन, लेकिन यहाँ पे कोरिलेशन बिटवीन ऑर्थोगोनल फैक्टर्स की बात कर रहा है। ऑर्थोगोनल फैक्टर मीन्स दोज फैक्टर्स विच आर नॉट रिलेटेड, विच आर नॉट कोरिलेटेड। तो ये वाला सही नहीं है। कैटल्स स्क्री अभी हम लोगों ने बात किया था, जो प्लॉट बनाते हैं जिसमें आइगन वैल्यू, इस साइड में आइगन वैल्यू और इधर वाले में फैक्टर्स लिखते हैं, उसके बाद जो 1 से ज़्यादा जिसकी वैल्यू होती है वो इंक्लूड हो जाता है। तो दिस इज ऑल्सो राइट। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। योर आंसर वुड बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजम्पशन से रिलेटेड है, असर्शन एंड रीजनिंग से। जब हम फैक्टर एनालिसिस करते हैं फैक्ट हायर ऑर्डर में, या जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर एनालिसिस होता है, डिपेंड करता है। अगर आपने कंपोनेंट एनालिसिस लगाई है तो उसमें ऑर्थोगोनल होगा आपका, ऑर्थोगोनल मीन्स वेरीमैक्स हो जाएगा। अगर आपने कंपोनेंट फैक्टर एनालिसिस नहीं यूज किया है तो आपका वहां पर प्रोमैक्स हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं इसमें क्या असर्शन है। इफ हायर ऑर्डर फैक्टर एनालिसिस इज टू बी कैरीड आउट, फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर्स शुड नॉट बी लिखा हुआ है सब्जेक्टेड टू वेरीमैक्स रोटेशन। वेरीमैक्स रोटेशन कौन सा होता है, ऑर्थोगोनल। जो आपका फर्स्ट ऑर्डर होता है मीन्स मान लीजिए ये आपका फैक्टर है
इसके बाद ये रोटेशन हुआ, फिर उसके बाद आपने इसके बाद सेकंड ऑर्डर का भी आपने इसके आगे भी कंटिन्यू किया, आपने दूसरा रोटेशन भी किया। तो वो इसमें जो हायर ऑर्डर फैक्टर एनालिसिस होती है उसमें वेरी मैक्स रोटेशन नहीं होना चाहिए। वेरी मैक्स मीन्स ऑर्थोगोनल नहीं होना चाहिए, मीन्स ये फैक्टर्स जो हैं फैक्टर 1 फैक्टर 2 आपस में कोरिलेटेड नहीं है, ऐसा होता है। वेरी मैक्स नहीं होना चाहिए, प्रोमैक्स होना चाहिए। यहाँ पे यही लिखा हुआ है नॉट बी सब्जेक्ट, तो ये आपका असर्शन सही है। वेरीमैक्स रोटेशन प्रोवाइड ऑब्लिक फैक्टर्स, अभी हम लोगों ने देखा वेरीमैक्स किस में आता है, वेरीमैक्स ऑर्थोगोनल में आता है, ऑब्लिक में आपका प्रोमैक्स आता है। तो ये आपका रीजन गलत है, तो आंसर आपका हो जाएगा A is true but R is false, फिर आंसर वुड बी C। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये भी असर्शन से रिलेटेड है। सेकेंड ऑर्डर फैक्टर्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोमैक्स रोटेटेड फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर्स। अगर आपका जो फर्स्ट ऑर्डर वाला रोटेशन हुआ है वो प्रोमैक्स हुआ है, तो फिर आप इससे जो है सेकेंड ऑर्डर फैक्टर्स कर सकते हैं। प्रोमैक्स रोटेशन मीन्स जो फैक्टर्स कोरिलेटेड थे पहले उनका आपने रोटेशन किया, फिर आपने सेकेंड ऑर्डर किया, तो ये सही है। उसके बाद प्रोमैक्स रोटेशन किसका मेथड है, ऑब्लिक रोटेशन का, तो ये भी सही है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए। दोनों ही सही है और उसका सही एक्सप्लेनेशन, क्योंकि प्रोमैक्स रोटेशन आपका ऑब्लिक रोटेशन होता है, कोरिलेशन होता है दोनों फैक्टर्स में, दोनों फैक्टर्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इसलिए इसके बाद आप सेकेंड ऑर्डर का कोरिलेशन कर सकते हैं, सॉरी रोटेशन कर सकते हैं। फिर अब हम लोग देखते हैं प्रोमैक्स रोटेटेड फैक्टर्स कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू हायर ऑर्डर फैक्टर एनालिसिस। अभी हम लोगों ने देखा जो प्रोमैक्स होता है वो हायर ऑर्डर फैक्टर एनालिसिस के लिए पर्टिकुलर होता है, वेरी मैक्स नहीं होता है हायर ऑर्डर फैक्टर एनालिसिस के लिए, तो ये आपका असर्शन सही नहीं है। फिर प्रोमैक्स रोटेशन रिजल्ट इन ऑब्लिक फैक्टर्स, तो ये जो है ऑब्लिक फैक्टर्स का ही प्रोमैक्स होता है, तो रीजन आपका सही है बट आपका असर्शन गलत है, तो योर आंसर वुड बी डी। एक चीज आप अगर नोटिस करें तो रोटेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो सेम है, कि फर्स्ट ऑर्डर में कौन सा रोटेशन होता है। फर्स्ट ऑर्डर में हायर ऑर्डर की बात अगर की जाए तो फर्स्ट ऑर्डर में आपका प्रोमैक्स होता है, और प्रोमैक्स अगर हो गया है देन यू कैन गो फॉर सेकेंड ऑर्डर। और प्रोमैक्स कौन सा रोटेशन होता है आपका ऑब्लिक, यू हैव टू रिमेम्बर दिस कि ऑब्लिक, ये कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ये आपको एक साथ दिया गया है एक साथ कंपाइल करके, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन सेम है, लेकिन क्वेश्चन कैसे रिपीट करके घुमाकर बार बार पूछा गया है, इसमें फिर आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के लिए कौन सा सही है। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में हम लोगों ने बात किया था यूनिटीज होती है कोरिलेशन मैट्रिक्स में, डायगोनल होता है, डायगोनल स्पेस, वो जो कोरिलेशन मैट्रिक्स में 1 1 1 कोरिलेशन आता है, V1 का V1 से 1 कोरिलेशन होगा, फिर V1 V2 का V2 से 1 कोरिलेशन होगा, तो 1 to 1 कोरिलेशन हम लोग देखते हैं, कोरिलेशन मैट्रिक्स होती है, फिर उसके बेसिस पे हम जितने भी फैक्टर्स होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये सही है आपका। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में वेरिएंस की बात होती है, ये चीज़ भी बहुत फोकस थी कि ये पॉइंट याद रखिएगा, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस हमेशा वेरिएंस की बात करता है, वेरिएंस पर फोकस करता है। द सब्सीक्वेंट एक्सट्रैक्टेड प्रिंसिपल कंपोनेंट इज अनकोरिलेटेड, ये भी याद करिएगा कि इसमें जो फैक्टर्स होते हैं वो अनकोरिलेटेड होते हैं। अगर आप फैक्टर कंपोनेंट एनालिसिस करते हैं तो फैक्टर्स आपके अनकोरिलेटेड होते हैं, तो आपका ये भी 3 भी सही है। द प्रिंसिपल कंपोनेंट कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू ऑब्लिक रोटेशन, ये गलत है, ऑब्लिक रोटेशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपका आप इसकी बात कर रहे हैं, फैक्टर्स जो है अनकोरिलेटेड होते हैं, सो योर आंसर वुड बी 1 2 and 3, आंसर वुड बी डी। Then we will see next question. Which of the following statement, अभी भी प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस बार बार आते हैं, रिपीट होते हैं, और कॉम्प्रीहेंशन से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उसमें भी आपकी मेथड पूछा जाएगा कि कौन सा मेथड है, कौन सा रोटेशन है, ये दो चीज़ क्वेश्चन तो फिक्स है, तो आपको मेथड क्लियर पता होना चाहिए। मेन चीज़ें आपको अगर पता होंगी मेथड्स में
तो आप आंसर कर लेंगे। और रोटेशन का आपको टाइप्स पता होगा, कौन सा रोटेशन किस टाइप में होता है, तो भी आप बता लेंगे। फिर देखते हैं, इसमें भी वही क्वेश्चन है, यूनिटीज वैल्यूज ऑफ वन आर रिटेन इन द डायगोनल स्पेसेस ऑफ द कोरिलेशन मैट्रिक्स। ये सही है। द फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट एक्सप्लेन मैक्सिमम वेरियांस, ये भी सही है, वेरियांस की बात होती है। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस फॉलोज कॉमन फैक्टर, नहीं, प्रिंसिपल कंपोनेंट में हम कॉमन फैक्टर की बात नहीं करते हैं, हम वेरियांस की बात करते हैं। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस यील्ड्स ऑब्लिक अनरोटेटेड फैक्टर्स, ये भी सही नहीं है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए एंड बी। योर आंसर वुड बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मैच द फॉलोइंग से है। फैक्टर एक्सट्रैक्शन मेथड आपको पता है, इसमें कौन सा मेथड दिया है पहले हम लोग वो देखेंगे। प्रिंसिपल एक्सेस दिया है, देखिए क्वेश्चन वही है, बार बार ये भी प्रिंसिपल एक्सेस पूछा गया और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, कई बार हुआ है, ये सारा एक साथ बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये कई बार फ्रिक्वेंटली पूछा गया है। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन की जो क्वेश्चन बैंक है यूजीसी का, उसमें अगर आपको देखेंगे ये क्वेश्चन और जितने भी ऊपर डिस्कस किए गए हैं कई बार पूछे गए हैं। तो फैक्टर एक्सट्रैक्शन मेथड में प्रिंसिपल एक्सेस ही उन्होंने पिछली बार भी दिया था, अभी भी दिया है, आपका ए का 3 हो जाएगा। कैटल्स स्क्री क्या होता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, प्लॉट होता है जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि कितने फैक्टर्स इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। तो आपका ये मेथड टू डिसाइड नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएगा फॉर रोटेशन। फिर फैक्टर रोटेशन मेथड आपको पता है, प्रोमैक्स होता है। यहाँ पे कोरिलेशन की बात हो रही है, यहाँ पे भी कोरिलेशन की, ऑब्लिक लिखा है या वेरीमैक, बट दे आर टॉकिंग अबाउट कोरिलेशन। यहाँ पे मेथड पूछा गया है, तो मेथड आपका प्रोमैक्स है। फिर इंटर फैक्टर कोरिलेशन मैट्रिक्स, आपके जो फैक्टर्स हैं उनके बीच में जो कोरिलेशन मैट्रिक्स है उसको आपको बताना है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वेरीमैक्स रोटेशन के बीच में कोरिलेशन की बात हुई है, यहाँ पर ऑब्लिक। अब अगर आप इसमें कंफ्यूज हैं तो आप इसमें से चेक करेंगे कि कौन सा होगा। ए का आपका 3 हो जाएगा, फैक्टर एक्सट्रैक्शन मेथड प्रिंसिपल एक्सेस, ए का 3, ये दो ही है तो इन दोनों में से ही आपका आंसर होगा। बी का 5, सी का 1, डी का या तो 1 होगा या 4 होगा। नाउ यू विल सी कि अगर 1 और 4 ऑप्शन दिया है, दोनों में ही आंसर है फैक्टर कोरिलेशन मैट्रिक्स। तो अगर कोरिलेशन मैट्रिक्स बात कर रहे हैं आपस में फैक्टर्स की, तो आपका ऑब्लिक रोटेशन फैक्टर्स होगा, क्योंकि जो फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है, कोरिलेटेड है। ठीक है, तो योर आंसर वुड बी ए। फिर अब हम लोग एक कॉम्प्रिहेंशन देख लेते हैं। वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल जो होती है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, हम लोगों ने एनपीसी में भी इसको डिस्कस किया था। तो ये एडमिनिस्टर की गई, सैंपल कितना था 300। फिर इंटर कोरिलेशन मेथड यूज किया गया, सारी सब स्केल्स ऑब्टेन की गई, यूनिटीज वर रिटेन्ड। इफ दे आर टॉकिंग अबाउट यूनिटीज, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाना चाहिए कि क्या होने वाला है यहाँ पे। कंपोनेंट फैक्टर एनालिसिस, कंपोनेंट प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। फिर डायगोनल स्पेसेस ऑफ द कोरिलेशन की बात हुई है, अभी भी ये क्लियर हो रहा है कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस होगी। आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखा कीजिए, मेन पॉइंट, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा मेथड है। फिर कैटल्स स्क्री इंडिकेटेड 2 फैक्टर सोल्यूशन, फिर कैटल्स का जो स्क्री प्लॉट था उससे मेनली 2 फैक्टर्स निकल कर आया। फिर इन 2 फैक्टर्स को वेरीमैक्स रोटेशन किया गया, क्योंकि कंपोनेंट एनालिसिस है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, इसमें पहले वेरीमैक्स होता है, वेरीमैक्स ऑर्थोगोनल। ठीक है, द टू रोटेटेड फैक्टर्स वर नेम्ड एज वर्बल, और जो 2 फैक्टर्स थे उनका क्या नाम था, वर्बल इंटेलिजेंस नाम दिया गया और परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस। द टू फैक्टर्स टुगेदर एक्सप्लेन 62% ऑफ वेरियांस, और ये दोनों एक्सप्लेन कर रहे थे कितने परसेंट, 62% ऑफ वेरियांस। फिर क्वेश्चंस देख लेते हैं इसमें, इसमें से कौन सा मेथड यूज किया गया होगा प्रोबेबली। सो आंसर वुड बी प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट द कोरिलेशन मैट्रिक्स, डायगोनल स्पेसेस, और जो आपका रोटेशन हुआ था अनकोरिलेटेड फैक्टर्स के बीच में हुआ था। तो सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यूनिटीज की बात हुई थी, ये प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है।
फिर अगर अनकोरिलेटेड फैक्टर्स के बीच में रोटेशन हुआ है, वेरीमैक्स हुआ है, तो उनके बीच में कोरिलेशन क्या होगा, फैक्टर्स के बीच में 0 होगा, क्योंकि फैक्टर 1 फैक्टर 2 या जितने भी फैक्टर्स हैं, 2 ही फैक्टर्स हैं, अनकोरिलेटेड है, मीन्स कोरिलेशन बिटवीन देम 0। कैटल्स स्क्री प्लॉट क्या होता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। यहाँ पे आपकी आइगन वैल्यू होती है, यहाँ पर आपके फैक्टर्स होते हैं। वेरिएबल्स चूजिंग फ्रॉम द फर्स्ट टू फैक्टर एज एक्सेस, नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्लॉट ऑफ द ऑर्डर ऑफ अनरोटेटेड फैक्टर्स ऑन एक्स एक्सिस एंड आइगन वैल्यू ऑन वाई एक्सिस, ये सही है आपका। फिर एक्स एक्सिस पे कम्युनैलिटीज नहीं होती है, फैक्टर्स होते हैं। फिर आइगन वैल्यूज ऑन एक्स एक्सिस एंड कम्युनैलिटीज, ये नहीं होता है। योर आंसर वुड बी बी। फिर अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फैक्टर एनालिटिकल मॉडल फॉलोड इन द अबव एनालिसिस कैन बी बेस्ट लेबल्ड एज, कौन सा मॉडल होगा, कॉमन फैक्टर नहीं होगा क्योंकि कम्युनैलिटी की बात नहीं हुई है, कन्फर्मेटरी भी नहीं होगा क्योंकि हमारा मॉडल कौन सा है, कॉम्पोनेंट मॉडल है। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, उससे पता चल रहा है। अब अगर हम देखें कन्फर्मेटरी क्यों नहीं होगा, ऑलरेडी एग्जिस्ट तो कर रहा है उसमें, लेकिन आपने उसमें नया कुछ एक्सप्लोर किया है, 2 नए फैक्टर्स आपने स्टडी करके, वर्बल इंटेलिजेंस और परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस आपने स्टडी किया, 2 फैक्टर्स और उसमें ऐड किए, तो ये कन्फर्मेटरी नहीं होगा। कन्फर्मेटरी तो जो पहले से स्टैब्लिश था उनका आप रिलेशनशिप देखेंगे, बट हियर यू हैव फाउंड 2 न्यू फैक्टर्स, तो ये आपका एक्सप्लोरेटरी हो जाएगा। एक्सप्लोर द डायमेंशनैलिटी ऑफ द वेज स्केल, अगर ये पूछा जाए फैक्टर एनालिसिस ने क्या किया, तो एक्सप्लोर किया रिलेशनशिप, तो योर आंसर वुड बी बी। अब आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर एमसीक्यूज और टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो आपके यूजीसी प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।